दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में। और मैं आपके एजुकेटर निशा। तो आज हम बात करने वाले हैं ईरान इंडिया की जो बड़ी अपडेट है उसके बारे में। ईरान ने इंडिया का शिप के लिए खोल दिया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, और ये एक बहुत बड़ी खबर है। वैसे ये बहुत मीडिया में जो है पॉपुलर हो रही थी एंड पीपल आर यूज्ड टू सेइंग लाइक कि नहीं, हमारे इंडिया पर तो ऐसी चीजें नहीं करेगा ईरान, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बिल्कुल ही इसका उल्टा हो गया था। और जैसे कि आप देख रहे हो एलपीजी क्राइसिस हो रखा है, तो इस सब से कैसे हम छुटकारा पाएंगे जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो क्या है पूरी खबर की बात करते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर है कि ईरान अब इंडिया फ्लैग टैंकर्स जो है ना, कहा जा रहा था थोड़ी दिन पहले भी ये बात हुई थी कि इंडियन फ्लैग टैंकर्स को हमला नहीं करेगा। और ये फैसला भारत के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर और उनकी ईरान की लीडरशिप के बीच हुई बातचीत के कारण सामने आया है। और ये जो दुनिया भर के जहाजों के लिए रास्ता पूरा खतरनाक बन गया है, हमारे लिए ग्रीन फ्लैग का रास्ता है। तो भाई इससे वाकई में हमारा जो क्राइसिस है उससे छुटकारा मिलेगा या नहीं। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चौक पॉइंट है। इस चीज को याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जिस तरीके से ये चर्चा में बना हुआ है ना, मैं आपको बताऊं 2026 में ही यूपीएससी में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। यूपीएससी एग्जाम में इनसे रिलेटेड मैं बता रही हूँ बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली आएंगे, इनडायरेक्टली आएंगे। तो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति क्या है पहले ये जान लेते हैं। ये खाड़ी देशों पर्शिया गल्फ और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक संकरा विच इज वेरी नैरो, मतलब बहुत एक नैरो पॉइंट है जिनसे आप ये देख सकते हो कि एक जहाज गुजर सकता है, एक या दो जहाज आ जा सकते हैं। इससे तेल का व्यापार जो है वो दुनिया भर में 20% से 30% जो कच्चा माल है तेल का वो गुजरता है। भारत के लिए क्या महत्व है? तो भाई सऊदी अरब, ईरान और यूएई, कुवैत से आने वाले भारत का अधिकांश तेल इसी रास्ते से आता है। ठीक है, ईरान का कंट्रोल कैसे है? अब ये चीज हम जानते हैं ईरान का कैसे कंट्रोल है। तो ईरान ने हमेशा से ही जो अमेरिका को कहते हैं ना धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं ये बंद कर दूंगा, और उसने कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि उसका दबदबा ज्यादा है इस एरिया में, इसीलिए पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये टेंशन बनी रहती है हमेशा। और अगर हम बात करें हमारी क्या कूटनीति है, मतलब हमारा क्या मास्टर स्ट्रोक हुआ है, तो एस जयशंकर जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं, इनकी जो बातचीत हुई है ईरान के बेसिकली मंत्रियों से, ईरान के लोगों से जो वहाँ पे लीडर्स हैं, तो वहाँ पे भारत के लिए जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो चीज नहीं बंद की जाएगी पुराने रिश्ते की वजह से। क्योंकि तनाव के बावजूद भारत और ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते, क्योंकि चाबार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भी इसमें है। चाबार एक पोर्ट है जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ईरान के बीच में, तो इस वजह से भी ईरान भारत के पास जो है ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि भारत का जो फ्लैग है वो जाने दिया जाएगा, उस पर कोई अटैक नहीं होगा। उसके साथ उसके अलावा सारे फ्लैग्स मतलब उसके अलावा सारे जितने भी टैंकर्स निकल रहे हैं अटैक हो रहा है उनपे। तो भारतीय टैंकर्स और सुरक्षा की गारंटी दी है खुद। अच्छा, यहाँ पे अमेरिका के ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प के जो अपने अमेरिका की मीडिया है वो पीछे पड़ी हुई है। वो कह रही है कि तुम तो कह रहे थे कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मूज हमारे कब्जे में आ जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे हम अपना माल इधर उधर भेज सकते हैं, लेकिन आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे ट्रम्प के लिए भी ये सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर है ना। तो सुरक्षित रास्ता बनाया हुआ है ईरान के, विशेष रूप से भारतीय तिरंगा वाले जो भी जाएंगे ना, ये जैसे शिप जाएंगे तो उस पर कब्जा नहीं होगा। पुष्पक और परिमल दो भारतीय टैंकर्स का जिक्र करते हैं, पुष्पक और परिमल, जिन्हें स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से सुरक्षित निकलने की अनुमति मिल चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। पहचान का तरीका क्या है? अब ईरानियन नेवी कैसे पहचानेगी? तो ईरान की नेवी आईआरजीसी केवल उन शिप्स को मॉनिटर करेगी जिनकी डेस्टिनेशन या फ्लैग भारत से जुड़ा है। तो बड़ा संदेश ये छठ दिखाती है कि युद्ध के माहौल में भी दुनिया भारत के सॉफ्ट पावर और न्यूट्रल स्टैंड को सम्मान करती है। और मुझे लगता है ये चीज बहुत ही अच्छी बात है ना, ये चीज होनी भी चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पे बड़ी रिपोर्ट जो आई है सामने, क्योंकि अभी जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खुमैनी, एक अमेरिका हमले में घायल हो चुके हैं। क्योंकि अमेरिका वाले ने साफ बोल दिया कि भाई तुम कितने भी सुप्रीम लीडर बनाओ वो खत्म कर देगा। और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि
सुप्रीम लीडर के ऊपर अटैक करने का कोई तुक बनता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर लोगों ने पसंद किया है, लोग अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई और नीति अपनानी चाहिए थी। बातचीत से भी मामला सेट आउट हो सकता था। तो ऐसे में ना अली खुमैनी की मौत के बाद ईरान में लीडरशिप को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IRGC का क्या रोल है? ईरान की सेना अब छोटे छोटे गुट में बढ़कर फैसले ले रही है। अब ये चीज समझो। और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? ईरान के अंदरूनी हालत चाहे जो भी हो, वहाँ की लीडरशिप ने भारत के साथ किए गए वादे मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को निभाने का संकेत दिया है। और ये बात मैं देख पा रही हूँ कि भाई हाँ, ये चीज अच्छी है, क्योंकि भारत से रिलेशन अलग है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के जरिए, जो हमेशा ईरान बोलता रहता है कि भाई, तो अब ईरान के लोगों को और वहाँ की सेना को पता है कि भाई किसका सपोर्ट करना चाहिए और कौन अगेंस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये चीज ना काफी अच्छा फैसला लिया गया है। और कि जिस तरह से LPG का क्राइसिस बढ़ा हुआ है, अब यहाँ पे क्या पेट्रोल और डीजल भी महंगा होगा। मुझे लगता है कि ये जो पैनिक है, पैनिक बाइंग जो अभी चल रही है भारत में, मुझे लगता है कि अफवाह है ये सिर्फ, कि युद्ध में सिलेंडर खत्म हो जाएंगे, सिलेंडर के साथ मारा मारी हो रही है, लोग हजारों रुपए का सिलेंडर बेच रहे हैं। तो सरकार पर भरोसा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ये पूरा साफ कर दिया है, पहली बात कि तेल का पर्याप्त भंडार है, ठीक है, मौजूद है हमारे पास। तो ये जो पैनिक है ये क्रिएट किया जा रहा है, आप ये चीज को ध्यान रखो। ईरान के फैसले का असर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से भारतीय जहाजों को रास्ता मिल चुका है, हमारे 2 जहाज निकल भी चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता फिर इसके बाद कोई प्रॉब्लम आएगी। कीमतों को लगाम देना जरूरी है, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कीमतें बढ़ कैसे रही हैं। इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट करे LPG को लेकर, पता नहीं क्यों। भारत में बैलेंसिंग एक्ट की रणनीति रही है हजारों सालों से। आप देखोगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब हमारा भारत आजाद हुआ था, उसके बाद हमने गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाया है हमेशा से ही, और इस बार भी हम देख पा रहे हैं, अपना रहे हैं। इजराइल और ईरान दोनों से भारत की दोस्ती है ना। दुनिया में देखो, हम जो है अभी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो हमें दोनों ही पक्षों के साथ रह के अपना काम करना होगा, ठीक है। अमेरिका को, जहां अमेरिका ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है, वहीं भारत ने अपनी कूटनीति से अपना रास्ता निकाल लिया है। और यही चीज मुझे लगता है ट्रंप को पसंद नहीं आ रही है। रूस यूक्रेन का अनुभव, जैसे भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, वैसे ही ईरान के मामले में भी भारत ने अपना एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ऊपर रखा है। तो इससे संदेश क्या है? भारत अब केवल एक फॉलोअर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर है, अपने फैसले खुद लेता है। तो ये चीज मुझे भी जहाँ है कि भाई हाँ ठीक है, अच्छी बात है ये चीज। और भारत बनाम जी किसे मिलेगा ज्यादा फायदा अब इस चीज से? चीन की चिंता है ना। चीन भी ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता है, लेकिन ईरान ने भारत को जो स्पेशल स्टेटस दिया है उससे भी चीन हैरान है। भारत की बढ़त, ईरान के चाबहार पोर्ट में है ना भारत का निवेश, क्योंकि चीन के ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर है, उसके मुकाबले ज्यादा मजबूत साबित रहा है, क्योंकि भारत ने अपना चाबहार पोर्ट में निवेश किया है। सुरक्षा का भरोसा भी एक तरीके से, जहां दुनिया के बाकी देश जहाजों पर हमले का डर है, वहीं भारत सेफ पैसेज पे पाना चीन की एक बहुत बड़ी वो बन गई है चिंता, कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों कर रहा है। मिडिल ईस्ट में दबदबा यह साबित करता है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में अब भारत का प्रभाव चीन से कम नहीं है। जो पहले चीन को पूछते हैं ना लोग, उसमें अब भारत का भी नाम शामिल होता जा रहा है। तो भविष्य में क्या क्या चुनौतियां, उस पर बात कर लेते हैं। युद्ध का खतरा, देखो भले ही रास्ता मिल गया है ना, लेकिन अगर ईरान इजराइल का युद्ध और भड़कता है और तगड़े लेवल पे, तो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, पड़ सकती है ऑब्वियसली। अमेरिका का दबाव, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन भारत पर ईरान से व्यापार करना, मतलब उस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। विकल्प की तलाश, भारत अब धीरे धीरे IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जैसे वैकल्पिक रास्तों पर भी काम कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम अगर अपनी कंट्री की बात करें तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, जो कि हमने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने आप को इंटरनेशनल पोजीशन में बनाए रखा है। और मुझे लगता है जैसे भारत अब AI के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा है,
आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ और आगे ग्रोथ कर लेगा। वैसे एआई की अगर हम बात करें, एआई आज की डेट में हर जगह, हर तकनीक में यूज़ हो रहा है। क्यों इज़राइल इतने कम टाइम में इतना आगे बढ़ गया? उसका रीज़न है टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई भी इकोनॉमी, कोई भी देश टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहता है तो वो अपना ग्रोथ करेगा ही करेगा। भारत भी वन ऑफ द बेस्ट आज की डेट में टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाली कंट्री बन चुकी है। आप इसमें पीछे मत रहो। एआई से रिलेटेड अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है।